Greetings everyone. Welcome to Career Edu. My name is Devanshu Mishra and I am teaching you economics. तो आज के क्लास में हम इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी करने वाले. ठीक है, हमारा जो आज का जो चैप्टर होगा उसका जो टाइटल होगा दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी. इस टॉपिक में इस सेशन में हम कुछ सब टॉपिक्स हम देखने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है. बिकॉज अगर हम लोग नहीं जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि उसका स्टडी यानी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है. तो पहले हम इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है पहले हम वो जानेंगे. उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस कितने सारे होते हैं. साथ ही साथ हम जानेंगे कि एक इकोनॉमी के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें मिक्स्ड. एंड लास्टली हम जानेंगे कि हमारे एक इकोनॉमी में कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं. तो हमारा जो ये आज का क्लास है ये इन्हीं सब टॉपिक्स पे चलेगा. उससे पहले हम एक बार जरा ये देख लें कि थ्रू आउट द प्रोसेस जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे थ्रू ऑल द सेशंस, तो हम किन किन टॉपिक से होकर जाएंगे. सबसे पहले ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी. बिकॉज हमारा जो ये टॉपिक रहेगा वो प्रॉपरली इकोनॉमिक्स तो रहेगा हमें, लेकिन इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स ही समझने हैं. बिकॉज उन फंडामेंटल्स को समझ के हमें जो क्वेश्चंस टैकल करने हैं एग्जाम के क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट को समझते हुए, वो इंडियन इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हमें देखना है. तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम इंडियन इकोनॉमी भी समझेंगे. उसके साथ साथ हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है. डिमांड जिसमें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह हम पढ़ेंगे. उसके आगे के सेशंस में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, या फिर यूं कह ले नेशनल इनकम, जीवीए, इन सारी चीजों से पार होंगे. उसके साथ ही साथ और इन्फ्लेशन देखेंगे. उसके अगले टॉपिक में इन्फ्लेशन यानी कि होता है जनरल जो गुड्स एंड सर्विसेज उनके प्राइसेस में जब हमें राइज देखने को मिलता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं. वो समझेंगे. कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है एक इकोनॉमी पे, वो समझेंगे. उसके बाद हम देखेंगे टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है इंडिया में. इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो समझेंगे. जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं. ठीक है, ये जो टैक्स सिस्टम है वो किस टाइप से काम करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस तो हम जानेंगे ही. साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है. हम ये भी जानेंगे कि हमारा फिस्कल अकाउंट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारी चीजें देखेंगे. उसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखेंगे, जिसमें हम आजादी के बाद अभी तक हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो कितने लेवल्स में इवॉल्व हुआ है, कितने लेवल्स में चेंज हुआ है, कितने पड़ावों से गुजरा है और बदला है. वो सारी चीजें हम देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जिसमें हम लोग 1951 के लाइसेंस राज से लेकर 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स तक देखेंगे. हम 1948 का टाइम जब हमारा इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी बना था वहां से लेकर जो 5 ईयर प्लान भी शुरू होते हैं 1951 से, वो सारे देखेंगे. फिर नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग, एंड देन एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब कुछ देखेंगे. साथ साथ हम लोग इन सब चीजों के प्लानिंग कमीशन वगैरह की जो हिस्ट्री हम उसे भी जानेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इस टॉपिक में हम देखेंगे गरीबी क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ पॉवर्टीज होते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इनमें फर्क जानेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, चाहे डिसगाइज्ड हो, साइक्लिक हो या सीजनल हो, या ऐसे कितने सारे और अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल वगैरह, फ्रिक्शनल वगैरह, ये सब देखेंगे. फिर उसके नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक क्या होता है, उसके हिस्ट्री को जानेंगे, वो कैसे फंक्शन करता है वो जानेंगे. उसके जो टूल्स होते हैं, जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं वो जानेंगे. उसका क्या रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने में, वो सब जानेंगे. एंड देन हमारे इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है बैंकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, पब्लिक, प्राइवेट, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह, ये जितने भी टाइप के बैंक्स होते हैं उन सबको जानेंगे. उन सबका काम क्या होता है, रोल क्या होता है, वो जानेंगे. उसके आगे हम देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, जो एफडीआई, एफपीआई वगैरह का हम बात करते हैं. अलग अलग टाइप्स के शेयर्स के बारे में हम बात करते हैं. प्रेफर्ड शेयर हो गया, प्रेफरेंशियल शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, इन सबको जानेंगे. इसके अलावा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, वो सारी चीजें हम जानेंगे. उसके बाद हम देखेंगे हाँ फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह जैसे होते हैं. फिर उसके बाद देखेंगे हम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे. ठीक है, एंड देन आगे हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें आईएमएफ वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह आ जाते हैं. ऐसे कुछ चीजें जो है वो सारी चीजें हम देखेंगे.
तो ये होगा हमारा पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो जर्नी है हमारे इकोनॉमिक्स का, वो इन चरणों से पार होगा। इन सेशंस के थ्रू हम पूरे इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे एंड इसको खत्म करने के बाद आई कैन अश्योर यू कि आपके मन में इकोनॉमिक्स को लेकर कोई सा भी डाउट या सवाल नहीं रह जाएगा, या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रहेगा। अगर आप पूरे डिवोटेड होकर रिलीजियसली अगर इन सेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं मेरे साथ, तो फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में छूटे या फिर जिसे आप ना समझ पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, आज हम अपना पहला सेशन जो है विच इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, ये शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स को जो है मतलब आज के सेशन में ये तो वो सारे टॉपिक्स जो हम थ्रू आउट करने वाले, बट आज जो हम टॉपिक्स करेंगे इस पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पे, वो रहेगा इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें हम समझेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। हम इसमें ये भी समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, साथ साथ ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स को कितने ब्रांचेज में हम पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन सभी में अंतर जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जितने टाइप का व्यवस्था होते हैं, इकोनॉमी यानी कि होता है अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। और लास्ट में जो एक अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं, 3, 5 कितने प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स को जानेंगे। सो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके, सो पहला जो टॉपिक है दैट इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी जिसका हिंदी अर्थ है अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स जिसका हिंदी मतलब अर्थ है अर्थशास्त्र। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो पहले तो ये बता दें कि इकोनॉमी जो होता है वो एक इमेजिनरी फ्रेमवर्क होता है, वो एक इमेजिनरी एरिया होता है, एक ऐसा एरिया जहां हमें मनी का, पैसे का, वेल्थ का, ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिखे। यानी कि एक ऐसा एरिया है, ठीक है, एक ऐसा एरिया है जिसमें पैसा घुसता है और निकलता है। किसके अगेंस्ट, किसके विपरीत दिशा में? गुड्स एंड सर्विसेज के। दैट मीन्स अगर गुड्स एंड सर्विसेज बाहर की ओर जाएंगे तो पैसा अंदर आएगा, एंड अगर गुड्स एंड सर्विसेज अंदर की ओर आएंगे तो पैसा बाहर जाएगा। ये एक ऐसा इमेजिनरी दायरा है, एक ऐसा इमेजिनरी बाउंडेड सिस्टम होता है, एक एरिया होता है जिसके अंदर हमें गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिखे, साथ साथ वेल्थ का भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिखे। उसी के एक्सचेंज में, उसी गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि सेवा एवं वस्तु के एक्सचेंज में, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक इकोनॉमी है, यहां पर हमें चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज आते हुए एंड जाते हुए दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एंड वो किसके अगेंस्ट आते हैं? पैसे के अगेंस्ट। अगर गुड्स एंड सर्विसेज बाहर जाएंगी तो उसके अगेंस्ट पैसे अंदर आएंगे, एंड जब गुड्स एंड सर्विसेज अंदर आएंगे यानी कि अगर हम एक इंपोर्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो पैसा है वो क्या होगा? वो बाहर जाएगा। तो ये तो हम ले लिए पूरे इकोनॉमी, पूरे देश को एक साथ, लेकिन एक इंसान भी तो एक इकोनॉमी होता है। इंसान भी एक इकोनॉमी है, उसे भी कुछ पैसे मिलते हैं जिसमें वो सोचता है उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाया जाए। उस पैसे में वो कुछ सेव करता है एंड कुछ को इन्वेस्ट करता है, कुछ को कहीं लगाता है या खर्च करता है। तो वो क्या होता है? वो खुद में भी एक इकोनॉमी है। वो एक इंसान, एक इंडिविजुअल इंसान जो होता है ना, सिंगल पर्सन, वो भी एक इकोनॉमी है। वो जो पैसे खर्च कर रहा है उस पैसे को वो बाहर निकाल रहा है, एंड उसके बदले उसे क्या मिल रहा है? कोई ना कोई गुड या जो है सर्विसेज जो उसके बदले वो कंज्यूम कर रहा है, अंदर आ रहा है उसके इकोनॉमी के, उसके बॉडी के, ठीक है, वो कंज्यूम कर रहा है एंड इसके बदले वो पैसे दे रहा है। सेम वे वो पैसे उसके पास कैसे करके आए? वो भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस करके बाहर दिया होगा किसी को, तब उसके एक्सचेंज में उसके पास पैसा आ गया। तो ये एक इंसान भी एक इकोनॉमी है। एक डिस्ट्रिक्ट, एक जोन, एक जगह, या फिर पूरा देश, या इवन पूरा दुनिया भी एक इकोनॉमी है। हर चीज से हमें देखने को मिलता है कि कोई भी एक एरिया, इमेजिनरी एरिया, चाहे वो एक सिंगल इंसान जितना छोटा हो या पूरे देश इतना बड़ा हो, अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो दिखता है ऑपोजिट डायरेक्शन में पैसे का, तो उसे हम वेल्थ का, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक इकोनॉमी कहेंगे। सो दैट इज व्हाट एन इकोनॉमी इज। आई होप आपको ये इकोनॉमी क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये समझ में आया। अब हम जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट जस्ट द सोशल साइंस, द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन एन इकोनॉमी। जैसे कि हम अभी बताए कि एक इकोनॉमी में पैसा निकलता है, घुसता है, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड उसके अगेंस्ट पैसा घुसता या निकलता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम जिस सोशल साइंस के ब्रांच के अंदर, सोशल साइंस के जिस सब्जेक्ट के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर स्टडी करते हैं, एक अर्थव्यवस्था, एक इकोनॉमी कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स को, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स को जो उसके अंदर है, इन्वॉल्व है, उसको जो हम स्टडी करते हैं जिस पढ़ाई के अंदर, जिस ब्रांच ऑफ सोशल साइंस के अंदर, उस ब्रांच ऑफ सोशल साइंस को हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां बाय द टेक्स्ट हम चलते देखते क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेर एन इंडिविजुअल
तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है, यानी कि एक दायरा, बाउंडेड सिस्टम, ठीक है, जहां एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया एक सिंगल इंसान का कि वो भी एक इकोनॉमी है, और एंटिटीज, एंटिटीज यानी कि कोई सा भी बॉडी जिसे हमें पता नहीं कि कितने लोग हैं इसके अंदर, कितना बड़ा है ये बॉडी, इसका डायमेंशन क्या है, हम उसे एक एंटिटी बुला सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार, एक इंसान या बहुत सारे इंसान मिलकर जो बड़े बड़े एंटिटीज बनाता है, चाहे वो 10 इंसान मिलकर ग्रुप बनाए, या फिर एक स्टेट हो कई सारे लोग मिलकर बनाए, या और भी ज्यादा लोग मिलकर एक देश बनाए, तो ये सभी खुद में क्या है, एक एंटिटी है। एक इंसान भी एक एंटिटी है, पूरा देश भी एक एंटिटी है, ठीक है। उसका एंटिटी जो टर्म है वो किसी डायमेंशन से बाध्य नहीं है, वो किसी डायमेंशन से रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज को हम एक एंटिटी बुला सकते हैं। तो एक ऐसा इंसान, एक सिंगल इंडिविजुअल या बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो कि एक एंटिटी फॉर्म करता है, जैसे कि कॉर्पोरेशंस, बहुत सारे लोग जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉर्पोरेशंस, एंटरप्राइजेस बनाते हैं। तो कॉर्पोरेशन हो या फिर गवर्नमेंट हो, ये सभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक इंपॉर्टेंट जो है जरूरी जो है किरदार अदा करते हैं। किस चीज का, बेसिकली प्रोड्यूसर का एंड डिस्ट्रीब्यूटर का, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज के। दैट मीन्स व्हाट इज एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर एक इंसान हो, चाहे बहुत सारे इंसान हो, चाहे गवर्नमेंट हो, ये सारे मिलकर एक रोल जो है प्ले कर रहे हैं, अपना अपना जो पार्ट है वो प्ले कर रहे हैं, किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, एंड उसके एक्सचेंज में क्या जनरेट कर रहे हैं, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। उसी फ्रेमवर्क को, उसी दायरे को हम क्या कहते हैं, उसी दायरे को हम एक इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। द वेरी सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। तो आगे देखते हैं। अब ये तो इकोनॉमी हो गया, बट अब इकोनॉमिक्स क्या है। सो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का वो ब्रांच है, वो डिसिप्लिन है, जिसके अंडर हम देखते हैं कि ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो कैसे रहा है। इन शॉर्ट, ये इकोनॉमी काम कैसे कर रहा है, ठीक है। जो इकोनॉमी हम समझे, अर्थव्यवस्था हम समझे, वो अर्थव्यवस्था काम कैसे कर रहा है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एंड साथ ही साथ वो एक रिटर्न में जो वेल्थ है उसको जनरेट और ट्रांसफर कैसे कर रहा है, उसका कंजम्पशन कैसे हो रहा है उस वेल्थ का, उसका जनरेशन कैसे हो रहा है, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है उस वेल्थ का वो कैसे हो रहा है, किसके अगेंस्ट, गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए हम जिस डिसिप्लिन का, जिस सब्जेक्ट का जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है। सो आपको क्लियर हुआ होगा कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है। इफ सो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ जो है उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एंड एडम स्मिथ जो है वो 1776 में, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वो 1776 में इकोनॉमिक्स का जो है एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिए थे, ठीक है। ऑल्दो ये डेफिनेशन खुद में कंप्लीट नहीं है, बट ये डेफिनेशन बहुत पहले दिया गया था। विद टाइम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स में बहुत सारी चीजें नए इंक्लूड हुए हैं, वो बहुत सारे लेवल्स पे जो है इवॉल्व हुआ है, बट बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो भी उस वक्त, जिस वक्त जो कि ये जो डेफिनेशन है ना, ये उस वक्त के आधार पर उन्होंने दिया था, बट बिकॉज ही इज द फादर ऑफ, कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो इसीलिए उनका दिया हुआ डेफिनेशन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने 1776 में एक डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, which is what is economics? Economics is the inquiry into the nature and causes of the wealth of a nation. यानी कि एक देश का जो वेल्थ है, जो पैसा है, उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप का पैसा है, एंड उसके कॉजेस क्या है, वो पैसा जनरेट कैसे हो रहा है, ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। तो वही प्रोसेस, उसी चीज के अध्ययन को, उसी चीज के इंक्वायरी को, उसी चीज पे इन्वेस्टिगेशन को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट एडम स्मिथ मेंट व्हेन ही टॉक्ड अबाउट मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन 1776, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम समझ चुके कि इकोनॉमी क्या होता है, अर्थव्यवस्था। हम ये भी समझ चुके कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र। तो अब हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो हम स्टडी करते हैं ना, तो सभी के लिए क्या सेम फॉर्म ऑफ स्टडी, सेम प्रोसेस क्या फॉलो होगा? नहीं, इकोनॉमिक्स बहुत यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है ना, वो भी दो ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, और ये दोनों ब्रांचेस जो है, ऑल्दो ये दोनों इकोनॉमिक्स ही हैं, और दोनों में हम वही सेम चीज, वही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इन एलोकेशन इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, बट स्टडी करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि स्टडी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। कई बार हमें यह जरूरत पड़ता है कि हम पूरे देश को एक साथ स्टडी करें, देश के सिचुएशन को स्टडी करें, ठीक है। और कई बार हमें यह जरूरत पड़ता है कि अलग अलग मार्केट पॉलिसीज एंड अलग अलग जो है चीजें, एक्टिविटीज जो है, वो एक सामान्य इंसान की जिंदगी में क्या असर लाता है, उसे स्टडी करें। रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं।
जब हम बात करते फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम का, यानी कि पूरे देश में कितना इनकम जनरेट हुआ, किसके अगेंस्ट, जितना भी उत्पादन हुआ देश में उसके अगेंस्ट, यानी कि जीडीपी वगैरह जो हो जाता है, या फिर नेशनल प्रोडक्ट जो हो जाता है जीएनपी वगैरह, ठीक है, या फिर हमारा नेशनल इनकम जो हो जाता है, इसमें एक इंसान का क्या लेना देना है? क्या इसका असर कोई एक इंडिविजुअल इंसान उस देश पे पड़ने वाला है, या फिर क्या उस एक इंसान का असर क्या उस इन चीजों पे पड़ने वाला है? ऑब्वियसली नहीं। अगर एक इंसान ज्यादा, मान लो ज्यादा प्रोडक्शन करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो दैट डजंट अफेक्ट द नेशनल इनकम ना, बिकॉज कोई और कम भी तो कर सकता है। हमें तो एट द एंड सभी के प्रोडक्शन को एक साथ लेके काउंट करना पड़ेगा ना, तब तो हम जीडीपी निकालेंगे कितना उत्पादन हुआ। तो जब भी हम ऐसे स्टडी करें किसी चीज का जिसमें हम पूरे देश को एज अ होल लेके एक साथ लेके स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, अगर अंबानी 4 पैसा ज्यादा कमा ले, तो क्या हमारे देश के जो पॉवर्टी लेवल है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है या कितने लोग ऊपर हैं, ठीक है, जो हमारा परसेंटेज है पॉवर्टी परसेंटेज की टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग गरीब हैं, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर एक इंसान 4 पैसा कम कमा ले तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये सिर्फ उस पर नहीं, बाकी जो इतने सारे लोग हैं उन पे भी डिपेंड करता है। तो हमें पूरे देश को एज अ होल एक साथ लेके स्टडी करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारा देश में कितने परसेंट लोग आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर है। सेम वे, अगर किसी एक इंसान का जॉब चला जाता है तो क्या इससे हमारा जो देश का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो ड्रास्टिकली नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा? नहीं, क्योंकि इस किसी का जॉब जाता है, डजंट मैटर, कई सारे और लोग हैं दुनिया में, हो सकता है किसी को जॉब मिल गया हो सकता है ज्यादा लोगों को जॉब मिल गया हो। ऐसे केस में उसके जॉब खोने की वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाने की जगह, बिकॉज 4 को मिल गया है तो नीचे भी जा सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें पूरे देश को एज अ होल एक साथ लेके स्टडी करना पड़ेगा ना। अब जिस दिन हमारा देश जो है, ठीक है, 5th रैंक पे आ गया, 10 से 5th रैंक पे आ गया जीडीपी में, ठीक है, उस दिन क्या लोगों के लिए, मतलब लोगों की इकोनॉमिक लाइफ में कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, उससे पहले तक 10th रैंक में था, जिस रात मतलब कह सकते हैं 5th रैंक पे आ गया, उसका अगले सुबह क्या लोगों की जिंदगी में कोई असर पड़ा था? नहीं पड़ा था। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनका एक सामान्य इंसान की जिंदगी में, सामान्य व्यक्ति के जिंदगी में जो है व्यक्तिगत रूप से और आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सो व्हाट्स द की पॉइंट हियर? जो की पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम पूरे देश को एक साथ लेकर स्टडी कर रहे हैं, हमें एक इंसान के जिंदगी में उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या बदलाव पड़ रहा है, या उस एक इंसान का क्या बदलाव पड़ रहा है मार्केट पॉलिसीज पे, इसको हमें नहीं देखना। पूरे देश का आर्थिक स्थिति क्या है उसे एज अ होल एक साथ स्टडी करते हैं, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम एक सामान्य इंसान का जो है स्टडी करते हैं कि किसी भी चीज का असर एक इंसान की जिंदगी में क्या पड़ा, या किसी एक इंसान का असर मार्केट पे किस प्रकार पड़ेगा, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया नेशनल इनकम का, अभी मैंने जीडीपी का, अभी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अलग अलग एग्जाम्पल बताया, जिसको प्रॉपर हमें उसका जो एनालिसिस करने के लिए पूरे देश को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। एक इंसान को स्टडी करके हम कुछ नहीं समझ सकते, और ना ही एक इंसान का कोई प्रभाव पड़ता है इन पे। ठीक है, तो यहां पर हम एक बड़ा एरिया देख रहे होते हैं, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब बड़ा, जहां पर एक हम बड़ा एरिया को जो है एक साथ लेके स्टडी करते हैं। ठीक है, जो एंटिटी है वो बड़ा है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या हो सकती है इकोनॉमिक में? इसे भी अर्थव्यवस्था में सबसे छोटा रूप उसका जो है, सबसे छोटा अर्थव्यवस्था क्या हो सकता है? एक सिंगल इंसान। ठीक है, जब हम उसको स्टडी करते हैं, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, उसका हरकतों के, उसके एक्टिविटीज को जैसे क्या अफेक्ट पड़ रहा है सप्लाई चेन में, या फिर उसका क्या अफेक्ट पड़ रहा है मार्केट में, सेल एंड परचेज में, उसको देखते हैं, तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर 100 गुड्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 100 प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट है, हम देखते हैं कि वहां 4 दुकान है, तो हर दुकान ऑन एवरेज 25 गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है, अब अगर वहां पर एक 5वां इंसान आ जाता है और वो भी दुकान खोल लेता है, तो अब 5 दुकान हो गए। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या देखने को मिलेगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब क्योंकि रिक्वायरमेंट तो 100 गुड्स का ही है, तो अब हर दुकान ऑन एवरेज कितने गुड्स बेचेंगे? 30 गुड बेचेंगे। ऑटोमेटिकली जो है हमें गुड्स के, क्योंकि उसका जो अवेलेबिलिटी है जब वो बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो प्राइसेस में जो है घटाव देखने को मिलेगा। तो बाकियों का जो प्रॉफिट होता था उसमें अंतर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं उनको जो प्राइस पे करना पड़ रहा है, अब उसमें अंतर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, दाम कम जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जो है वो बाकी जो इंसान है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान के मार्केट में एंट्री करने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है कि पूरे मार्केट फोर्सेस पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और उसी तरह अगर मार्केट में अभी यूं कह ले
कि डिमांड बढ़ गया, नए लोग उस जगह में आ गए, तो ऑटोमेटिकली अब बाकियों का जो है, हर एक इंसान का जो गुड्स का जो रिक्वायरमेंट है ऑन एवरेज वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। विच मीन्स कि मार्केट में बदलाव से जो एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का क्या एक्टिविटीज में या उनके इकोनॉमीज में, इकोनॉमिकल प्रोसीजर्स में क्या अंतर पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो इसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब भी हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन्स क्या होता है? जैसे कि एक लकड़हारा है, वो पेड़ काट रहा होता है, वो जो लकड़ी है वो लकड़ी पेड़ काट के बेचता है किसे? नाव बनाने वाले को। नाव बनाने वाला वही लकड़ी से नाव बनाता है एंड मछुआरे को बेचता है। मछुआरा उस नाव से मछली पकड़ता है एंड देन उस मछली को होटल वाले को बेचता है, किसी रेस्टोरेंट में बेचता है, एंड देन वो रेस्टोरेंट वाला उसी मछली का सब्जी बनाकर उस लकड़हारे को खिलाता है। तो हमें देखने को मिल रहा है जो प्रोडक्ट है वो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, पैसा का जो फ्लो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। इसी प्रोसेस को जो है हम सप्लाई चेन कहते हैं। अब इसमें अगर बीच में कोई भी एक इंसान गायब हो जाता है तो सप्लाई चेन में इफेक्ट पड़ेगा, या अगर इसी सप्लाई चेन में कोई एक नया इंसान आ जाता है तो भी पूरे सप्लाई चेन में असर पड़ेगा। एंड अगर कोई एक इंसान जो है दाम को बढ़ा या घटा दे तो भी पूरे सप्लाई चेन में आगे के प्रोसेसेस में हमें असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक इंसान का असर जो है वो इकोनॉमी में पड़ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिकल जो जितने भी इकोनॉमिक प्रोसीजर्स है, जितने भी इकोनॉमिक प्रोसेसेस है, फेनोमेनन्स है, उन पे उसका असर पड़ रहा है। एंड पूरे इकोनॉमिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट फोर्सेस है, उसका असर एक इंसान पे भी पड़ रहा है। यही चीज जब हम स्टडी करेंगे, एक इंसान का सिचुएशन जो है, आर्थिक सिचुएशन का स्टडी करेंगे, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जिनको जो है अल्फ्रेड मार्शल जिनका फादर माना जाता है उनको। एंड जब हम पूरे देश को एक साथ लेके पढ़ेंगे कि देश का क्या आर्थिक स्थिति है, जिसमें एक इंसान का जो अफेक्ट होगा शायद वो एकदम नेग्लिजिबल होगा, शायद वो काउंट भी ना हो, ठीक है, या उस पर कोई बदलाव हो तो किसी एक इंसान पे असर उसका ना पड़े, ठीक है। मतलब हम एक देश को पूरा एक इकोनॉमी मानते हुए पूरे देश को साथ में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो है किसी एक इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसका फादर किसे माना जाता है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है, ठीक है। सो ये तो ऊपर ऊपर से मैंने बताया आपको। अब एक बार हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरे इकोनॉमी को यानी कि पूरे नेशन को एज अ होल एक साथ हम स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ एक इंसान को या चीजों को बांट कर इंडिविजुअल लेवल पे देखते हुए स्टडी नहीं कर रहे होते, पूरे देश को एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, कितना जो है बेरोजगारी है देश में, तो पूरे देश के बारे में हम एक साथ लेके बात कर रहे हैं। या फिर कितना गरीबी है देश में, तो पूरे देश का हम एक साथ एज अ होल लेके बात कर रहे हैं। जीडीपी, पूरे देश में कितना उत्पादन हुआ टोटल ऑल ओवर मिला के, इसमें हम पूरे देश को एक साथ लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो एक इंसान का लेना देना है नहीं इस चीज से, तो इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स क्या होता है? जब कई सारे अलग अलग चीजें, ठीक है, जो अलग अलग चीजें हैं, जब वो आपस में एक साथ आके एक सिंगल जो है यू कह सकते हैं कंसेप्ट को बिल्ड करता है, अलग अलग चीजें साथ में आकर एक यूनिफाइड कंसेप्ट को बिल्ड करता है, तो उसे हम एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग एग्रीगेट्स से बात करता है, जैसे नेशनल इनकम एग्रीगेट, यानी कि इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स जो इकोनॉमी को, उन सभी चीजों में सेक्टर्स में जितना भी टोटल इनकम होता है, जो पूरे देश का इनकम है, उसे साथ में लेकर बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है? वो एक एग्रीगेट है, ठीक है। जीडीपी क्या है ना, पूरे देश में कितना उत्पादन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, डोमेस्टिकली। तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग लोगों के, हर किसी के योगदान को जो है हम एक कर देते हैं, और टोटल देश में कितना जो है प्रोडक्शन होता है उसे हम एक साथ देख रहे हैं। तो कई सारी चीजों के साथ जोड़ के एक सिंगल यूनिफाइड कंसेप्ट बनाए, तो उसे हम एक एग्रीगेट कहेंगे, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे एग्रीगेट्स को, ठीक है, स्टडी करते हैं देश के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एंड साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स और किन चीजों से डील करता है? इन्फ्लेशन, महंगाई। अब एक सामान का दाम बढ़ गया, बाकियों पे गिर गया, तो हम बढ़ गया तो, या फिर उतना ही रहा तो महंगाई बढ़ गया, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। जो जनरल प्राइसेस है, यूजुअली जो नॉर्मल गुड्स हैं, जनरल गुड्स हैं, ज्यादातर गुड्स, ठीक है, जब इनका दाम हमें बढ़ता हुआ दिखे, जिसकी वजह से एक सामान्य इंसान का जो खर्च है या जो लोगों के जो खर्च है, जनरल जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनमें हमें इंक्रीज देखने को मिले, वही सेम चीजें, सेम लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पर कोई हम अब एक इंसान के लिए महंगा हो गया, बाकियों के लिए नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता। जनरल पॉपुलेशन के लिए जनरल जो गुड्स है, यूजुअल गुड्स है, यानी कि उनका जो रेगुलर या जनरल लिविंग एक्सपेंसेस है, जब उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन या मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का, ठीक है, पूरे देश में, तब हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगेन इसमें हम पूरे देश को साथ में लेकर चल रहे हैं, सिंगल इंसान
के एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को मिले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी को पूरा देश को साथ में लेकर चल रहा है, तब तो हम बोलेंगे कि आज देश में महंगाई इतने परसेंट बढ़ गए, 5.1% बढ़ गए, 10% बढ़ गए थे कुछ साल पहले, 2013 में 10% थे, अभी शायद 4.8 या 5.1% है। ठीक है, अप्रैल में शायद 5.1% था। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर चीजों के दाम में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्या एक चीज का दाम पे नहीं, जनरल गुड्स जो है, जनरल सर्विसेज जो है, ठीक है, जनरल कमोडिटीज के दाम पे, और सभी के लिए, पूरे पॉपुलेशन के लिए, एक के लिए नहीं। तो यहाँ पर पूरे देश को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। हम बोलते हैं देश में महंगाई इतना परसेंट बढ़ गया, तो देश के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे देश को साथ में लेकर। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे हम इसका। साथ ही साथ जनरल आउटपुट, जनरल आउटपुट मतलब देश का जो जनरल पॉपुलेशन है, वो जो उत्पादन दे रहा है, वो जो प्रोडक्शन दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है, उसको हम जब साथ में लेकर बात करेंगे, ठीक है, पूरे देश का, तो उसको जनरल आउटपुट कहेंगे। एंड अगेन उसको भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो ये काम हम लोग बिना किसी मतलब का तो नहीं करते होंगे, कोई ना कोई तो कारण रहता होगा जिसके वजह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो कारण क्या होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम जो स्टडी करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, वो हम ये डिटरमाइन करने के लिए या पता लगाने करने के लिए करते हैं कि हमारे देश का जो है इनकम कितना है, यानी कि नेशनल इनकम, हमारे पूरे देश का इनकम कितना है, साथ ही साथ हमारे देश में जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, वो कितना है, एंड साथ ही साथ नहीं, वही दो चीजें कि हमारे देश का जो टोटल प्रोडक्शन हो, यानी कि प्रोडक्शन भी, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी, हमारे देश का ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है, उसके अगेंस्ट हमारा देश कितना इनकम जनरेट कर रहा है, एंड इसको करने के लिए हमारे देश में जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो कितना है। इस तीनों ही चीज में हम पूरे देश को साथ में लेकर चल रहे हैं, एंड इन तीनों चीजों को जो है पता करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, पूरे नेशन या इकोनॉमी का, पूरा कंट्री एज अ होल। जॉन मेनार्ड कीन्स जो है, इनको कहा जाता है द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स जो है उनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, वो जो है वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो जैसे मैक्रो मतलब बड़ा होता है ना, वैसे ही माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। तो जहां मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक बड़े एरिया को, पूरे देश को एज अ होल साथ में स्टडी कर रहे थे, साथ में देख रहे थे, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। यहां पर सबसे छोटा जो इकोनॉमिकल यूनिट होता है, अर्थव्यवस्था का सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है, एक सिंगल पर्सन, एक इंसान, एक इंडिविजुअल, उसे हम स्टडी करते हैं। तो क्योंकि यहां दायरा छोटा हो जाता है, बॉडी एंटिटी छोटा हो जाता है, इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स क्या होते हैं, यानी कि पर्संस। अब हर एक इंसान भी तो एक इकोनॉमिक यूनिट ही है, एक एंटिटी ही है इकोनॉमिक। ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल पर्सन जो है, उसको जब हम स्टडी करते हैं, उसके हरकतों का क्या असर मार्केट फोर्सेस पे पड़े, या अलग अलग इकोनॉमिकल फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस का असर उस पर क्या पड़े, तो एक सिंगल इंसान के इकोनॉमिकल सिचुएशन को हम स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, ये किससे डील करता है, डील विथ इंडिविजुअल इनकम, एक इंसान का, सामान्य इंसान का, उसका खुद का व्यक्तिगत इनकम जो है, पर्सनल इनकम जो है वो कितना होता है वो देखेंगे। या पर्सनल इनकम, वो पर्सनल इनकम नहीं है बाय द वे, इंडिविजुअल इनकम, उसका खुद का इनकम कितना हो रहा है, उस पर किन चीजों का असर पड़ रहा है, या उसके इनकम का असर और चीजों पे कैसे पड़ रहा है, उसे देखेंगे। इंडिविजुअल प्राइस लेवल्स, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का या किसी एक इंसान के लिए उस पर क्या असर पड़ रहा है, प्राइस लेवल्स का, उस पर देखेंगे। यानी कि हम इन्फ्लेशन पढ़े थे, उसका असर एक सामान्य इंसान पे कैसे पड़ेगा, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। ठीक है, या फिर देखेंगे हम जो इंडिविजुअल आउटपुट है, एक इंसान खुद में कितना उत्पादन दे रहा है, ठीक है, किन चीजों पे उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पादन है, वो जो चीजों को सप्लाई कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड जिन चीजों पे डिपेंड करता है, उन पे चेंजेस उस इंसान पे किस प्रकार का चेंज ला रहा है, या उस इंसान पे अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो भी तो एक सप्लाई चेन का हिस्सा है। उसके आगे के जो लेवल्स होंगे सप्लाई चेन में, उन पे उस इंसान की एक्टिविटीज का क्या असर पड़ रहा है। तो इन सभी चीजों पे जो है उसका जनरल आउटपुट जो है, इंडिविजुअल आउटपुट डिपेंड करता है। इसी को जब हम स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव था नेशनल इनकम, प्रोडक्शन जो हो गया देश का पूरा, या फिर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, वो पता लगाना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने का क्या जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड एलोकेशन ऑफ सर्विसेज और रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज को यूज करके ही हम गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं।
सो बेसिकली जो प्रोडक्शन हो रहा है रिसोर्सेज का, कमोडिटीज का, एंड साथ ही साथ उसका जो एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, यही तो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में हर एक इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा होता है और उसके बदले पैसे दे रहा होता है। फिर जो चीज कंज्यूम कर रहा होता है उससे कुछ बनाता है, वैल्यू ऐड करके उसको आगे के सप्लाई चेन के आगे के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बेचता है एंड वहां से कुछ अर्न कर रहा होता है। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें, कंजम्पशन, कुछ चीजों को यूज किया, एंड प्रोडक्शन, कुछ नया चीज बनाया और बना के आगे बेचा, जिसको एलोकेशन। तो यही तो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एलोकेशन, यही तो स्टडी कर रहे हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो उसी चीज को स्टडी करना और समझना जो है मार्केट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को समझ के मार्केट को समझना, ये एम होता है किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का। साथ ही साथ एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ठीक है, अब उस चीज को जो है, उस प्रोडक्ट को जो है एक्सचेंज कर रहे होते हैं, किसके अगेंस्ट, वेल्थ के अगेंस्ट उसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं, दे के उसकी एक्सचेंज में पैसे ले रहे होते हैं, फिर उस चीज को जो है कंज्यूम कर रहे होते हैं। इन्हीं चीज को यानी कि मार्केट फोर्सेस को स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे उनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता था, कहा जाता है। एडम स्मिथ जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार एल्फ्रेड मार्शल जो है उनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ की टिप्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनमें आपको डायरेक्ट वन वर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किसके फादर कौन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या होते हैं। टोटल 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद, दूसरा होता है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, अब तीसरा होता है मिक्स्ड यानी कि मिश्रित। ठीक है, तो अगर हम कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद एंड सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को समझ जाए तो मिश्रित इकोनॉमी यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो पूंजीवाद का मतलब जो है कैपिटलिज्म का मतलब हो जाता है, ठीक है, यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको दिया जाता है। किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के और जो जनरल मास है उनके डिमांड को, जो जनरल पब्लिक है, पॉपुलेशन है, उनके डिमांड को सेटिस्फाई करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो गवर्नमेंट अपने कंधों पे नहीं लेता, वो किसको दे दिया जाता है, वो कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन, मतलब एक आम जो है ना प्राइवेट सेक्टर, उसको दे दिया जाता है। इस इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट कहा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको करने के पीछे का जो नेसेसिटी है, उसके करने के पीछे का जो जरूरत है वो क्या है, वो है प्रॉफिट मेकिंग। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट नहीं कर रहा है कि आवाम जो है, पब्लिक जो है, पॉपुलेशन, सिटीजन जो है, उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए करे। यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो खुद के जरूरतों को, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए, इसको करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें गवर्नमेंट सेक्टर दिखने को नहीं मिलता, यहाँ प्राइवेट सेक्टर ही सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का जो कार्यभार है उसे संभालता है। एंड वो किस लिए करता है, प्रॉफिट बनाने के लिए करता है। ठीक है, ये सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बिल्कुल बाहर होता है। यहाँ प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, उसे मार्केट कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में यूं समझ लें कि किसी चीज का डिमांड बहुत बढ़ गया, अब हम वो चीज बेच रहे हैं या आप वो चीज बेच रहे हैं, उस चीज का डिमांड बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि इसका डिमांड हाई है, कोई ना कोई ले ही लेगा, आप उसके दाम को बढ़ा दोगे। बिल्कुल वैसे ही मार्केट में किसी चीज का डिमांड बहुत घट गया, अब अगर किसी चीज का डिमांड मार्केट में बहुत घट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, उस चीज का दाम को भी घटा दोगे, क्योंकि पता है कि डिमांड घट चुका है, अगर दाम भी हाई रहा तो वैसे ही कोई आपसे नहीं लेगा। ठीक है, किसी चीज का सप्लाई बढ़ गया मार्केट में तो वो चीज ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। कोई चीज बहुत कम है, बहुत सारे लोगों को जरूरत है उसका, लेकिन जितना जरूरत है उससे कम अमाउंट में है, यानी कि सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज का दाम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दाम को कौन निर्धारित कर रहा है, गवर्नमेंट, कि इस चीज का दाम इतना होगा, या फिर मार्केट फोर्सेस।
ऑब्वियसली यहाँ पर अलग अलग टाइप के मार्केट सर्कमस्टांसेस या मार्केट फोर्सेस जो है वो निर्धारित करते हैं अपना सिचुएशन, ठीक है। बिकॉज अगेन प्राइस किसका हिस्सा है, मार्केट का ही तो हिस्सा है। जैसे मार्केट के अलग अलग फोर्सेस से प्राइस कनेक्टेड है, वैसे प्राइसेस से मार्केट भी तो कनेक्टेड है। जिस प्रकार किसी भी चीज का दाम घट जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक दूसरा चीज जो है उसका डिमांड बढ़ गया, सॉरी उसका अगर किसी चीज का दाम बढ़ जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि उसके अगेंस्ट किसी चीज का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे ही किसी चीज का जो है प्राइस बढ़ जाएगा या पहले बढ़ जाएगा था, अब किसी चीज का प्राइस अगर घट गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली उस चीज का डिमांड बढ़ जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सिर्फ डिमांड और सप्लाई से ही मार्केट नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है या प्राइसेस नहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्राइसेस से भी डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस होता है। यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि हाँ मार्केट खुद को खुद रेगुलेट कर रहा है। मार्केट में अलग अलग प्रकार के जो भी एक्टिविटीज या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वही चीज प्राइस को इफेक्ट कर रहा है, एंड देन वो जो है वो अगेन इन एक्सचेंज मार्केट को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ मार्केट खुद को ऑटोमेटिकली खुद रेगुलेट कर रहा होता है। यहाँ गवर्नमेंट जो है वो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। प्राइस लेवल्स मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल करता है, प्राइसेस मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड ये सारे चीजों के अकॉर्डिंगली जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो जो है अपने पॉलिसीज को एंड प्राइसेस को ऊपर या नीचे या रेगुलेट करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, मार्केट फ्री होता है, एंड मार्केट में जो लोग हैं वो फ्री होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस है उसे ऊपर या नीचे यानी कि रेगुलेट करने के लिए। इसी वजह से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको लार्जेस्ट फेयर भी कहा जाता है। लार्जेस्ट मतलब होता है फ्री एंड फेयर मतलब होता है मार्केट। तो लार्जेस्ट फेयर मीन फ्री मार्केट। ये कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहां से आप जाओगे तो आपको फ्री में सामान मिलेगा, नहीं, ये एक ऐसा मार्केट है जो कि फ्री है। किससे? गवर्नमेंट कंट्रोल से, गवर्नमेंट इंफ्लुएंस से। ऐसे इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। इनका बेनिफिट क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये बेनिफिट होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि जो प्रोडक्शन का जो कार्यभार है, प्रोडक्शन का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन करने का एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो किसके ऊपर होता है? वो हमें देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। अब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अगर हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलता है तो ऑटोमेटिकली हमें प्रोडक्शन का क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि जितना ज्यादा क्वांटिटी और जितना अच्छा क्वांटिटी होगा एंड क्वालिटी होगा उतना ही ज्यादा वो क्या बनाएंगे? प्रॉफिट बनाएंगे। उतना ज्यादा उनका सामान बिकेगा, उतना ज्यादा वो कंपटीशन में बेटर परफॉर्म करेंगे एंड उतना ज्यादा क्या मिलेगा? उनको रिटर्न्स मिलेगा। इसके चलते देश का जो प्रोडक्शन का लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वैसे भी गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या होता है? टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस कहां से मिलते हैं? पॉपुलेशन से मिलते हैं। पॉपुलेशन क्या है? लिमिटेड है। तो जब उनके सोर्स ऑफ इनकम जब लोगों का गवर्नमेंट का जो है जब लिमिटेड हो तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कितना ही खर्च कर पाएगा लोगों को सस्ते में सामान देने के लिए या लोगों के वेलफेयर में जो है उनको सामान प्रोड्यूस मतलब बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो हैंड होता नहीं ना सोशलिस्ट में, ठीक है, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ही जो है सारा प्रोडक्शन और एलोकेशन देखता है। तो जब गवर्नमेंट के पास ही ऊपर सारा भार है, अब उसको कई सारे काम करने हैं, उसको जो है इन्वेस्टमेंट्स भी करने हैं, जैसे कि रोड्स वगैरह बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो कितने ही इंडस्ट्रीज सेट कर पाएगा, वो कितना ही प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगा। उसके तो क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो उसे रेवेन्यू चाहिए ना, उसको तो पैसे चाहिए, और वो पैसा जो यहां से आ रहा है वो तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन तो लिमिटेड है, टैक्सेस लिमिटेड है। टैक्सेस बढ़ा देगा तो वैसे ही पब्लिक खुश नहीं होंगी, ठीक है, तो वो बढ़ा भी नहीं सकता है। वैसे भी यहाँ पर उसका एम क्या है? पब्लिक वेलफेयर है, जिसके चलते उसको सस्ते में सामान देना पड़ेगा ताकि समाज का हर एक वर्ग उसे अफोर्ड कर सके, तभी तो इलेक्शन जीतेगा नेक्स्ट ईयर। किसी को भी तो दुखी कर नहीं सकता, तो इसके चलते वो सस्ते में प्रोवाइड करेगा, सब्सिडीज देगा ताकि हर कोई खरीद सके। अब इसके लिए उसे खुद के साइड से खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी खुद ही कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही कर रहा है, एंड उसको सस्ते में बनाने के लिए उसका भरपाई जो है सब्सिडीज देकर, ठीक है, वो ताकि गरीब लोग अफोर्ड कर सके, वो भी खुद ही कर रहा है। तो कितने ही खर्च कर पाएगा गवर्नमेंट? तो इसीलिए उसके लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं रह जाता, क्योंकि उसे वही पैसे जो है सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं बल्कि कई और भी जगह लगाने होते हैं। गवर्नमेंट का फोकस भी कई जगह में होता है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रीटीज हो, चाहे वॉर्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे वो वेरियस इंटरनल अफेयर्स हो, कई जगह उसका फोकस होता है। प्रोडक्शन ही उसका सोल गोल नहीं होता जिसको वो अच्छा करते रहे, ठीक है, उसे कई और जगह देखने होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर कि गवर्नमेंट का जो है इन्फ्लुएंस हमें इकोनॉमी में देखने को मिलता है और गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन और एलोकेशन करता है, वहां पर हमें प्रोडक्शन एंड एलोकेशन बहुत ज्यादा क्वालिटी में और बहुत अच्छे क्वांटिटी में देखने को नहीं मिलता। अगर आप सिंपल एक एसबीआई चले जाओ,
तो वहां पर आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है आप देख लेना। और वहीं पर अगर आप आईसीआईसीआई चले जाओ या फिर एचडीएफसी चले जाओ, एक्सिस चले जाओ, तो वहां आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट, जो कि प्राइवेट बैंक है, वहां कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है आप देख लेना। हमें पता चलता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां पर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं वो बेटर होते हैं। ठीक है, बेटर किस लिए होते हैं, ताकि ज्यादा कस्टमर्स उसके पास आए। ज्यादा कस्टमर्स उसके पास आएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, सेल ज्यादा होगा, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो उसको उससे फायदा है। इसीलिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज में क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही बेटर देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही चीज आप एसबीआई चले जाओ, यहां पर जो सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट तो रोज आके चेक नहीं करने वाला है, और ना ही ज्यादा लोग आएंगे तो उसको कोई ज्यादा फायदा होगा, वैसा भी नहीं है। उसको जो भी फायदा है वो तो टैक्सेस से होता है, वो तो वहां खर्च कर रहा है। वो एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए तो लायबिलिटी है जो वो जो इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया है, क्योंकि उसे कम जो है सस्ते दाम में उसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ रही है। उससे वहां से कुछ रिटर्न थोड़ी मिल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उसके फीस कितने ही होते हैं, 80 to 90% फीस तो गवर्नमेंट पे कर रहा होता है। वो तो गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी है एक तरीके से, जहां उसको रेगुलरली पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि वहां कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं, उससे उसका इनकम नहीं हो रहा है। उसका इनकम हो रहा है टैक्सेशन से, जो टैक्स मिल रहा है उसको वहीं से वो वहां पर खर्च कर रहा है। तो उसका ये सोल एम नहीं है कि ज्यादा हमें कस्टमर बुलाना है, जिसके चलते उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी देना है। इनफैक्ट जो वहां पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका भी फिक्स्ड होता है कि वो अच्छे से करें या बुरी तरीके से करें, उनको जितना मिलना है उतना सैलरी उसको गवर्नमेंट से मिलेगा। लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर में हम क्या देखते हैं कि इंसेंटिव जुड़े हुए होते हैं। अगर आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स बेचते हो तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट कार्ड बिकेगा तो उस प्राइवेट बैंक का जो ओनर है उसका ज्यादा फायदा है, तो ऑटोमेटिकली वो इंसेंटिव भी ज्यादा देगा, ऑटोमेटिकली हमें बेटर फैसिलिटी देखने को मिलता है। तो ये फायदा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में ही हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ऑटोमेटिकली मार्केट में उनके गुड्स एंड सर्विसेज बेटर परफॉर्म करते हैं। एंड साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ऐसे देशों में जो नेशनल इनकम होता है या जीडीपी होता है वो जल्दी बढ़ता है एंड अच्छे तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक फायदा है। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव्स भी तो होंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, बिल्कुल नेगेटिव्स है। अब हमें ये देखने को मिलता है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनका प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, आप उस प्रोडक्शन को करने के लिए कितना खर्च कर रहे हो वो जितना कम करोगे आपका प्रॉफिट उतना ही होगा। बिकॉज प्रॉफिट डजंट इक्वेट टू कि आप कितना बेच रहे हो, प्रॉफिट इक्वेट्स कि आप जितना बेच रहे हो और आप जितना खर्च किए हो उसका बीच का डिफरेंस है प्रॉफिट। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो मालिक होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, इंस्टीट्यूशंस के जो मालिक होते हैं, प्राइवेट ओनर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि खर्च कम हो, जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज को जो है सस्ते रूप से ट्रीट करते हैं। ठीक है, और बुरी तरह से इनका शोषण करते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स यानी लेबर ही क्यों ना हो, उनके सैलरीज उनको कम दिया जाता है ताकि, और उनसे ज्यादा काम कराया जाता है ताकि ज्यादा काम से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा प्रोडक्शन से ज्यादा बिके, ज्यादा फायदा हो, बट उनको खर्च जो है वो कम करना पड़े ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो यहां पर हमें लोगों का शोषण देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका शोषण देखने को मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट तो चलो देश के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, वो तो सिर्फ उन इंस्टीट्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल या प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो जो लोग हैं ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, बस और बस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उनको पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पॉपुलेशन, आई एम सॉरी, उनको पॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजों का किस रूप से जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, उनसे फर्क नहीं पड़ता, उनको बस प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो वो गलत तरीके से या फिर नॉन रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है सोसाइटी को जो है डैमेज करते रहते हैं, पेड़ों पे पेड़ काटते रहते हैं, फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज बनाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज के थ्रू जो है पॉल्यूशन होते रहता है, उसको वो ट्रीट तक नहीं करते, क्योंकि उसमें उसको ट्रीट करने में खर्च बैठेगा जिससे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। उनको तो फैक्टर कॉस्ट घटाना है, उनको तो खर्च घटाना है। तो ऑब्वियस सा बात है, जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, उनको वो ट्रीट नहीं करते नदियों में छोड़ने से पहले, क्योंकि उसको ट्रीट करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए उनको जो अलग से खर्च करना पड़ेगा, जो वो नहीं करना चाहते। उनको तो प्रॉफिट बढ़ाना है, जिसके चलते हमें रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि लेबर हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि जंगल, पेड़ पौधे, ये सारे हो, हवा, पानी, इनका एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन और इनके साथ बदसलूकी होते हुए दिखता है हमें। ठीक है, ये जो है नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है किस चीज का, हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। सो दैट वाज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉर यू। एंड एक एग्जांपल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कौन सा देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए जो है वो बहुत अच्छा एग्जांपल होता है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड।
इसके अलावा यूके जैसे हो गया, ये सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो कि फुल्ली कैपिटलिस्ट है। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट का नियरली 0% जो है, नियरली 0% मतलब ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग जो है इन्फ्लुएंस या कंट्रोल हमें इकोनॉमी में देखने को मिलता है। पूरा इकोनॉमी जो है प्राइवेट सेक्टर ही होता है, एंड प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर ओनर्स जो होते हैं कंपनीज के, फैक्ट्रीज के, वही पूरे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर अगर वो दाम बढ़ा भी देते हैं किसी भी चीज का तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई खरीद पाए या ना पाए, बिकॉज जो खरीद पा रहा है वो खरीद रहा है और वो उनको प्रॉफिट करवा रहा है। जो नहीं खरीद पा रहा है उनके लिए सेवा करना उनका एम नहीं है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर या जनहित में जारी वो नहीं है, उनका जो एम है वो क्या है, प्रॉफिट बनाना है। इसके चलते हमें यहाँ प्राइसेस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से कई सारे गरीब लोग जो है, इकोनॉमिकली वीकर पीपल जो है, उनका भी एक्सप्लॉइटेशन हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो ये इकोनॉमी भले उत्पादन के लिए कितना भी अच्छा हो, लेकिन रिसोर्सेज, कंज्यूमर्स या हर एक पॉपुलेशन के लिए ये बहुत अच्छा नहीं होता। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझाते हुए मैंने आपको काफी सारा हिंट जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में भी दे दिया है। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। इसका जन्म रशिया में हुआ था। जब भी कोई एक आइडिया या कोई कंसेप्ट जन्म लेता है और वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड यानी कि एक्सट्रीम जो है होते जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए एंड सोसाइटी में बैलेंस करने के लिए उसी का एक काउंटर आइडिया या ऑपोजिट उसी का कंसेप्ट जो है वो भी जन्म लेता है लोगों के बीच, जो उसको बैलेंस कर रहा होता है। तो जब कैपिटलिज्म यूरोप में अपने जोरों शोरों पे था और इसके चलते लेबर्स के साथ जो है रशिया में बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसी दौरान रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, इसके तहत जो है कार्ल मार्क्स जैसे लोग हो गए, ये अपने नए आइडियोलॉजीज को लोगों के सामने रखते हैं, जिससे लोग इंस्पायर्ड होते हैं और यहीं पर एक नया विचारधारा, नया बिलीफ सिस्टम बनता है। कैपिटलिज्म के रिप्लाई में जब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड शो कर रहा था, यूरोप में जोरों शोरों से चल रहे थे, लोगों का बहुत बुरी तरह से स्पेशली वर्कर्स का शोषण हो रहा था, तो रशिया में सोशलिज्म का कंसेप्ट जन्म लेता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स द्वारा जो है सबसे बड़ा काम किया जाता है इस क्षेत्र में। और इस सोशलिज्म का जो है, समाजवाद का जो है फोकस किसमें रहता है कि कोई भी ऊपर कोई नीचे, कोई भी जाति, कोई धर्म, कोई भी डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस नहीं रहेगा, कोई भी मालिक, कोई गुलाम नहीं रहेगा। यहाँ पर हर किसी को बराबरी का मौका दिया जाएगा, ठीक है, देश के लिए कुछ करने के लिए, एंड हर किसी को बराबरी का मौका दिया जाएगा खुद के लिए कुछ करने के लिए, यानी कि बढ़ने का अपॉर्चुनिटी सबको बराबरी से मिलेगा, एंड देश के रिसोर्सेज में जो है सबका अधिकार भी बराबरी से रहेगा। तो इसी इक्वालिटी को टारगेट करता हुआ जो सिस्टम था, इसी को बिलीफ सिस्टम था, इसी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। यूजुअली कोई भी चीज जितना अच्छा पेपर्स में लगता है ना, लिखने पर थ्योरेटिकली कि ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा, वैसा होगा तो कितना भी अच्छा होगा, यूजुअली वैसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड धीरे धीरे वो भी करप्ट होने लगता है। तो वैसे ही जैसे कैपिटलिज्म के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स दोनों थे, सोशलिज्म के भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स दोनों हैं। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सोशलिज्म कम्युनिज्म से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, जो हम चाइना, रशिया वगैरह में, नॉर्थ कोरिया वगैरह में देखते हैं। तो इससे हमें साफ पता चल जाता है कि ये भी कोई उतना अच्छा शुद्ध या उतना ब्रिलियंट या इतना खूबसूरत सा चीज नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। क्योंकि अगर रूम में 10 लोग हैं और 10 समोसे उनको आकर पकड़ा दिए गए तो शायद हर कोई एक एक लेगा, लेकिन वहीं पर 2 समोसा अगर एक्स्ट्रा रख दिया गया, 10 लोग हैं, 12 समोसा रख दिया गया एंड कहा गया कि आपस में डिवाइड कर लो, अब किसी ना किसी के मन में पाप आ जाएगा, कोई ना कोई किसी और का हिस्सा या एटलीस्ट ज्यादा लेने का कोशिश करेगा, एंड यहीं पर टसल ऑफ पावर देखने को हमें मिलेगा, हंगर फॉर पावर यहीं पर जन्म देखने लेते हुए मिलेगा। एंड साथ ही साथ ये जो सिस्टम है सोशलिज्म वाला, ये भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो जब ये डिसाइड किया गया कि हर किसी के पास, हर किसी को बराबरी का अवसर दिया जाएगा, तो द क्वेश्चन कम्स कि कोई ना कोई तो किसी का हक मारेगा, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसको स्मूदन कौन करेगा, ये कौन देखेगा कि सबको बराबरी का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये काम देश का जो लीडर होता है वो देखता है, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो देश के हैं, एंड पॉपुलेशन एंड देश दोनों ही किसका है, उस देश के लीडर का है। ऑटोमेटिकली जो सिस्टम पहले इस कंसेप्ट पे जन्म लिया था कि हर किसी को बराबरी का मौका दिया जाएगा, ठीक है, वो सिस्टम किस रूप में बदल चुका है, क्या फॉर्म ले चुका है कि देश का जो लीडर है, जो डिक्टेटर है, या जो भी वो जो हेड है, वो जो चाहे लोगों से वो करवाएगा, सारा प्रोडक्शन उसी के कंट्रोल में रहेगा, वो जो प्राइस सेट करेगा वही प्राइस रहेगा, एंड वो जितना जिसको देगा उसको उतना ही मिलेगा। इन शॉर्ट, जिसपे सबका अधिकार था, अब वही अधिकार जो है, मतलब बेसिकली था कि देश के सारे रिसोर्सेज देशवासियों का है, सभी का है, बराबरी रूप से है। अब वो देश के सारे रिसोर्सेज देश के लीडर का हो गया है, ठीक है। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी इकोनॉमी जो है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि देश का जो लीडर यानी कि देश का जो गवर्नमेंट है,
वही पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है, वही डिसाइड करता है, डिक्टेट करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कितने होंगे, एंड वही देखता है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इन कमोडिटीज का कैसा होगा, ये वही डिसाइड करता है। ऑल्दो क्योंकि वो देश का लीडर है एंड वो इसको बेच के कोई पैसा अलग से नहीं कमा रहा, उसके जो पैसे हैं बेसिकली उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग उसे एज अ लीडर देखे एंड देश जो है, देश के लोग खुश रहे, जो है हर किसी का, हर एक वर्ग का जो है भला हो, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके चलते वो पब्लिक वेलफेयर पे फोकस करता है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग पे, ठीक है, क्योंकि एट द एंड यहाँ उसको खर्च करना पड़ रहा है, यहाँ से उसको रिटर्न में नहीं मिल रहा है कुछ। हम देखते हैं इंडिया में जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इसमें ज्यादातर अमाउंट जो है, जो फैसिलिटीज हमें मिल रहे हैं उसके लिए हम पे नहीं कर रहे होते, उसके 80 to 90% जो है या 95% गवर्नमेंट खुद पे करता है फॉर द फैसिलिटीज दैट वी आर एंजॉइंग। तो गवर्नमेंट का यहाँ से फायदा नहीं, उल्टा खर्चा ही हो रहा है। उसको कहाँ से पैसा मिलता है? टैक्स से मिलता है। तो यहाँ से इन इंस्टीट्यूशन से उनको या कंपनी से पैसा कमाना तो उसका ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है न, वो दामों को कितना भी कम रख सकता है, क्योंकि यहाँ उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। वो दाम को कम इसलिए रखता है ताकि वो हर एक वर्ग को जो है जरूरत के सामान देकर खुश कर सके एंड एक आइडियल लीडर के रूप में उभर सके हर किसी के लिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि वेलफेयर जो है, पब्लिक वेलफेयर, पीपल्स वेलफेयर, ये उसका जो है सोल ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। एंड इसीलिए जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको वेलफेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव क्या था कैपिटलिस्ट में? प्रॉफिट बनाना। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन के पीछे? पब्लिक वेलफेयर। तो इसलिए यहाँ हमें चीजों का प्राइसेस भी कम देखने को मिलता है। इसका और एक बेनिफिट क्या है? इसका ये भी बेनिफिट है कि यहाँ पर हमें जो है बेसिकली शोषण नहीं देखने को मिलता लोगों का, क्योंकि हर कोई खरीद सके, ज्यादातर लोग खरीद सके, इस हिसाब से दाम को रखा जाता है ताकि हर किसी का, ज्यादातर लोगों का भला हो। साथ ही साथ देखो, लोगों का जरूरतों का एक सीमा होता है बट चाहत का कोई सीमा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर सरकार को पता है कि कितने पॉपुलेशन को कितना देना है और इसके चलते कितने जंगल काटने हैं, कितने रिसोर्सेज को यूज करना है। साथ साथ सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि देश का जो नेचर है, उसका जो सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, उसके लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल है। सब कुछ को उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है देश में। तो वो ये भी नोटिस करता है, ध्यान में रखता है कि जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में ज्यादा ही जो है हानि ना पहुंचा दिया जाए, क्षति ना पहुंचा दिया जाए वातावरण को, एनवायरमेंट को। वो इसका भी खास ध्यान रखता है, जिसके चलते हमें यहाँ गुड जो है बेसिकली जो नेचर का एंड ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं देखने को मिलता। साथ ही साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी तो जनता ही है, जो इन फैक्ट्रीज पे काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका भी जो है जरूरतों का ध्यान रखा जाए, इनके साथ भी बदसलूकी या शोषण ना किया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी का बेनिफिट ही यही है कि यहाँ रिसोर्सेज का जो है कदर किया जाता है, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो यानी कि लेबर हो, वर्कर्स हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो, इनको जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। क्योंकि प्रोडक्शन के साथ साथ गवर्नमेंट जो है, प्रोडक्शन करने वाला गवर्नमेंट जो है, वो इन चीजों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी रहता है। हम देखते हैं यहाँ लोगों को चीजें सस्ते में मिलती हैं क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग एम होता नहीं है। तो वही सारी चीजें हैं, बट इसका एक नेगेटिव भी आ जाता है। नेगेटिव क्या आ जाता है? नहीं, बहुत ज्यादा पावर जो है, क्योंकि यहाँ पावर मार्केट के पास नहीं रहता, यहाँ प्राइसेस, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एलोकेशन, ये सब जो है गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये गवर्नमेंट को सुप्रीम पावर दे देता है। और जहां भी हमें सेंट्रलाइजेशन या एक्यूमुलेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, जहां कुछ ही हाथों में या एक हाथ में पावर सारा जमा हो जाता है, वहां हमें उस पावर का मिसयूज देखने को मिलता है, जैसे हमें नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है। तो ये इसका जो है सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि जो चीजों को देने वाला, प्रोवाइड करने वाला भी अच्छा हो जरूरी नहीं है, फिर उसका खुद का आइडियोलॉजी चाहे कितना भी सही या गलत हो, उसे एक्सरसाइज करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये दिक्कत हो जाता है। गवर्नमेंट ही सबको सब कुछ देता है, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी को ज्यादा कम भी दे सकता है, वो सबको कम भी दे सकता है, ठीक है। इतना पक्का होता है कि वो खुद आलीशान जिंदगी जीता है, बाकियों का नहीं पता, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और एक जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है प्रोडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रहा होता है एंड गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो प्रोडक्शन ही उसका बस एक सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाता, जिसके चलते गवर्नमेंट को अगर प्रोडक्शन को ज्यादा करना चाहे, उत्पादन बढ़ाना चाहे, तो गवर्नमेंट को खर्चे ज्यादा करने पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते जो कि ज्यादा जरूरी है। तो उनको करने के चक्कर में गवर्नमेंट प्रोडक्शन को ज्यादा नहीं कर पाता। वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर सकता है, जहां हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में ही जो है कॉम्प्रोमाइज करता हुआ दिखता है गवर्नमेंट, क्योंकि कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके। वो बेतहाशा खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है वो बेतहाशा खर्च करेगा तो उससे प्रोपोर्शनल या इक्विवेलेंट वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा, उसे पता है अच्छे से ये चीज, क्योंकि एट द एंड तो उसे पब्लिक वेलफेयर के लिए ही खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी चलते प्रोडक्शन में हमें जो है
क्वालिटी या क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड देश में जो देश का प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन जो है, देश का जो उत्पादन है देश में, वो हमें काफी कम देखने को मिलता है। तो देश के जीडीपी, नेशनल इनकम वगैरह पे इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। तो ये था कैपिटलिस्ट, ये था सोशलिस्ट। अब हम देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। सो बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी किनके द्वारा हमने देखने को मिलता है ना, चाइना हो गया, रशिया हो गया। रशिया से ही तो सोशलिज्म का जन्म है, तो रशिया, चाइना, यहाँ पर हमें सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमी हमें देखने को मिलता है। तो सोशलिस्ट एक इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है। कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट, वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसका जन्म सोशलिज्म से ही हुआ है। तो बेसिकली जैसे यूके, यूएसए में हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिल रहा है, वैसे ही हमें चाइना, रशिया में सोशलिस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम जिस चीज का बात करने वाले हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? इंडिया जो है ना, हमें खिचड़ी से बहुत लगाव है। ठीक है, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिश है, जो नेशनल डिश है मोस्ट प्रोबेबली, शायद वो भी खिचड़ी ही है। ठीक है, पॉरेज। तो इससे बहुत ज्यादा लगाव है हमें। तो हमने हर जगह वही किया, हमने संविधान में भी खिचड़ी ही बनाया, जहां अलग अलग जगह से हमने अलग अलग चीजें ली हैं और मिक्स करके हमारा बना कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही इकोनॉमी के केस में भी 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व के अंडर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया, जिसमें अगेन हमने सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म से, दोनों से ही वेरियस प्रिंसिपल्स को जो है इंक्लूड करके जो है मिक्स्ड इकोनॉमी हमने लिया। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, जर्मनी जैसे देशों में हमें मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिज्म के जो पॉजिटिव्स हैं हमने उनको लिया और नेगेटिव्स को छोड़ दिया, एंड साथ ही साथ कैपिटलिज्म के जो पॉजिटिव्स हैं हमने उनको भी लिया एंड नेगेटिव्स को छोड़ दिया। एंड हमारा जो इकोनॉमी बन के तैयार हुआ वो क्या था? वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें दोनों ही सेक्टर देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी एंड हमें जो प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, बेसिकली पूंजीवाद, वो भी हमें देखने को मिलता है। हमें ये दोनों ही सेक्टर्स देखने को मिलते हैं और दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जहां कैपिटलिस्ट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो क्वांटिटी, क्वालिटी दोनों ही अच्छा प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे देश का प्रोडक्शन बेटर एंड ज्यादा होता है। ठीक है, जिसका असर हमें सबसे ज्यादा जीडीपी, जीएनपी वगैरह पे देखने को मिलता है। वैसे ही हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो पब्लिक वेलफेयर का भी ध्यान रखता है, ताकि ज्यादा उत्पादन और ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, ठीक है, और ज्यादा फैसिलिटीज देने के चक्कर में चीजें इतनी महंगी ना हो जाए कि समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो इकोनॉमिकली कितना ही वीक क्यों ना हो, वो उसे अफोर्ड ना कर पाए। इसका ध्यान रखता है गवर्नमेंट सेक्टर। हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में भी हमें दोनों ही प्रकार के, स्कूल में भी हमारे पास दोनों ही प्रकार के स्कूल्स हैं। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो क्या, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं जहां उनको फैसिलिटीज बेटर मिलती हैं। ठीक है, और वो स्कूल्स में एरिया ज्यादा होता है, टीचर्स ज्यादा होते हैं, एजुकेशन जो है वो बेटर, फैसिलिटीज जो है वो बेटर दिया जाता है। इसके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें बेटर प्रोडक्ट मिलता है। उस बेटर प्रोडक्ट के लिए वो ज्यादा पे करते हैं, एंड जो वो ज्यादा पे करते हैं इससे उनका ज्यादा जीएसटी कटता है, ज्यादा टैक्स उनका जाता है सरकार के पास। ठीक है, ये जो ज्यादा पैसा सरकार के पास आ रहा है, इसी पैसे को वो यूज करते हैं कहाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, जहां से वो जो पेमेंट्स वगैरह है टीचर्स का वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि गरीब जो बच्चे हैं वो जो है कम दाम में या बिना पैसों के, बिना पैसे दिए स्कूल्स में पढ़ सके। तो यहाँ पर दोनों के ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा है। जो पे कर सकता है उसे पे करने के लिए इंस्पायर किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि वहां से टैक्स आए और इसके बदले उन्हें बेटर फैसिलिटीज मिल रहा है। अब अगर वो पे कर सकते हैं तो बुरे फैसिलिटीज या कम फैसिलिटीज क्यों ले, जब वो ज्यादा फैसिलिटीज के लिए पे कर ही सकते हैं। तो बस उन्हें पे करने दिया जा रहा है, जिससे ज्यादा टैक्स आता है उन टैक्सों का यूज करता है गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करने में। किसको? गरीबों को, गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, गवर्नमेंट का क्या फोकस रहता है, वेलफेयर प्रोवाइड करना, पब्लिक वेलफेयर प्रोवाइड करना, ताकि हर एक इंसान जो है, हर किस्म का इंसान, चाहे उसका आर्थिक स्थिति कैसा भी हो, वो अपने जरूरतों को, सामानों को अफोर्ड कर सके। इसके चलते उन्हें उसके अनुकूल प्राइस सेट करना पड़ता है, जो कि कम होता है। लेकिन यहां पर उन्हें थोड़ा सा जो है क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एटलीस्ट अपने जरूरतों के सामानों को अफोर्ड कर सकते हैं। बट इसके चलते गवर्नमेंट को चीजों को, सामानों को सस्ता करने के लिए उसके दाम का कुछ % खुद पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। एंड ये सब्सिडी भरने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? उन्हीं टैक्सों से, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में बेटर फैसिलिटीज लेने के चक्कर में लोगों को ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, सर्विस टैक्स वगैरह जो हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर हमने जो है
इंटरलिंक्ड सिस्टम बनाया है हमारे देश में, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। यहाँ हमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर भी देखने को मिलता है, जहां प्राइवेट सेक्टर अच्छे क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करता है, जहां प्राइवेट सेक्टर जो है देश के जो प्रोडक्शन लेवल है उसको इंक्रीज करता है। वहीं पर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो देश में हर एक इकोनॉमिक सेक्शन जो है, वर्ग जो है, उसके जरूरतों का ख्याल रखा जाए, उसके जरूरत पूरे हो, इसको देखता है। तो दोनों ही जो हमारे टारगेट्स होते हैं किसी इकोनॉमी के, वो दोनों ही पूरे होते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी एक दायरा सेट कर देता है, ठीक है, एक फ्लोर प्राइस एंड एक सीलिंग प्राइस सेट कर देता है, ठीक है। ये एमएसपी के अलावा, एमएसपी तो गवर्नमेंट सेक्टर में दिया जाता है, ठीक है, नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी एक सीलिंग प्राइस और एक फ्लोर प्राइस सेट किया जाता है। मतलब कि वो चीज का दाम उस सीलिंग प्राइस से ऊपर नहीं हो सकता, वरना कंज्यूमर्स खरीद नहीं पाएंगे, उनके साथ गलत होगा। एंड फ्लोर प्राइस से नीचे भी नहीं जा सकता, वरना जो बेच रहे हैं उनको जो है सही से रिटर्न नहीं मिलेगा और वो उनके साथ गलत होगा। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर के पास जो है कैपेसिटी तो है कि वो दाम को ऊपर नीचे अपने अनुसार कर सके, ठीक है, बिना गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस या इंटरवेंशन का, लेकिन वो भी एक ब्रैकेट्स के अंदर, एक दायरे के अंदर, ताकि समाज में किसी का भी शोषण ना हो, ठीक है। यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम है, या फिर जो लाइसेंस, कई सारी चीजों को जो प्रोडक्शन के लिए लाइसेंसिंग लगता है, जैसे कई सारी चीजों को बेचने के लिए लाइसेंसिंग लगता है, जैसे कि जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, जो नशीली पदार्थ हो गए, या फिर वो पॉल्यूशन करने वाले चीजें, ये भी प्राइवेट सेक्टर्स में ही आते हैं। लेकिन ये ज्यादा अगर हो गए, प्रॉफिट मेकिंग के चलते अगर ज्यादा बना दिया, तो लोगों के लिए बुरा है, समाज के लिए बुरा है, सोसाइटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए भी बुरा है। तो इसी को रेगुलेट भी करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ थोड़ा बहुत रेगुलेशंस करते भी है। कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने पूरा खाली छोड़ दिया, पूरा फ्री छोड़ दिया। इसलिए फ्री छोड़ा ताकि जो है बेसिकली लोग अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर सके, इससे देश का प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े, बेटर फैसिलिटीज दे सके। ऐसे चीजों को जो है फ्री छोड़ देते हैं, जो कि हजारियत नहीं होता, ठीक है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो भी तो वो चीजें जो है उनको यूज करना होता है, उनके भी तो रिक्वायरमेंट्स में आ जाते हैं ना वो सारी चीजें। अब उन सारी चीजों का जो लोग यूज कैसे करेंगे, क्योंकि वो फ्री छोड़ चुके हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को, तो वो तो दाम ज्यादा रखेंगे ताकि जो अफोर्ड कर सके उनसे वो ज्यादा कमा सके। इसके बदले फैसिलिटीज भी तो उस लेवल का वो दे रहे हैं, तो सस्ते में तो वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी उन सामानों को दे रहा है, वो कंट्रोल में जो है खाना भी देता है। हमें इंडिया गेट बासमती भी मिलता है, ताकि जो इंसान जो है बेटर के लिए अफोर्ड कर सकता है, ज्यादा पैसा दे सकता है, वो जो है कैपेबल है ये चीज करने का, वो कंकड़ पत्थर वाले चावल क्यों खाए, ठीक है। लेकिन वहीं पर वो जो है इंडिया गेट बासमती खरीदता है, जिसके चलते उसे ज्यादा पे करना पड़ता है, ज्यादा जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 100 रुपया का 10% 10 रुपया होता है, वही 1000 रुपया का 10% 100 रुपया होता है। तो इसके चलते ज्यादा दाम देने के चक्कर में वो ज्यादा जीएसटी पे करता है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा जाता है, जिसके चलते गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड कर पाता है कंट्रोल के चावल में। एंड देन सस्ते दाम पे लोगों को जो है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेटर, जो गरीब है, उनको जो है कंट्रोल वाला चावल कम से कम दाम में जो है प्रोवाइड कर सकता है गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि पब्लिक वेलफेयर भी हो। और वो पैसा कहां से आता है, उन्हीं अमीरों के टैक्सेस से आता है, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो रॉबिन हुड वाला काम करता है, जहां प्राइवेट सेक्टर से पैसे लेकर वो गवर्नमेंट सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है, ताकि हर कोई खुश रहे। जो ज्यादा पे कर सकता है उसे बेटर फैसिलिटीज मिले, और जो पे नहीं कर सकता है वो भी अपने, उसके भी जो जरूरतें हैं उसका ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो बिल्ड किया। ये 1948 में हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनता है, और वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंडर। ऑल्दो शुरुआती दिनों में 1951 के लाइसेंस राज के बाद, ठीक है, 1991 तक, 1990s तक हमारा देश क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी रहते हुए भी हमारा जो झुकाव है वो सोशलिज्म तरफ बढ़ते रहता है। हमारा इसके पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल रीजंस है, जिसमें से एक ये भी है कि जो रशिया से हमारा अच्छा टर्म्स बिल्ड होने लगता है, जिसका असर हमें बेसिकली 1976 के 42nd अमेंडमेंट में भी मिलता है, जिसमें प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारे वर्ड्स, इंटीग्रिटी वर्ड्स जुड़ा जाता है। इसके अलावा जो हमारा बेसिकली पार्ट 4A जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, उसे भी रशिया से लिया जाता है। तो ये रशिया से अच्छा बढ़ता हुआ 1975 के जो है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जो है हमें रशिया का हेल्प भी देखने को मिलता है। तो ये एक लिंक जो हमारे शुरुआती दिनों में जो लीडर्स थे हमारे, उनका सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और रशिया से ज्यादा अच्छा लिंक जो है वो भी एक रीजन कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि जब ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी था हमारे प्रति, वो कैपिटलिस्ट पॉलिसी था, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने हमारा काफी शोषण किया था। तो हमारे मन में कुछ ऐसे घाव थे जो भरे नहीं थे, कुछ यादें थी, कुछ जो जख्म थे, वो हमें स्टिल हॉन्ट कर रहे थे कि अगर हम पूरी तरह मतलब कैपिटलिस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है कोई ना कोई वापस से मार्केट फोर्स, कोई प्राइवेट बॉडी उठ के आ जाएगा जो लोगों को शोषण करेगा जिनका। तो इसीलिए हम
प्राइवेट सेक्टर के लिए उतना ज्यादा जो है तैयार नहीं थे उनको ज्यादा पावर्स एंड राइट्स देने के लिए। तो इसी चलते शुरुआती दिनों में यही ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ जो कैपिटलिज्म दिखाया है कॉलोनियलिज्म के फॉर्म में, तो वो जो डर था, वो जो खौफ था, वो चीज कहीं ना कहीं हम पे काफी वक्त तक असर बनाए रखा, जिसके चलते शुरुआती दिनों में 1990s तक हमारा जो अप्रोच था 1951 से लेकर, वो मिक्स्ड इकोनॉमी होते हुए भी सोशलिस्ट तरफ ज्यादा था। लेकिन फिर 1990s में इसके चलते हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करना पड़ता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वो फेस करना पड़ता है, जिसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है मिक्स्ड कंट्रीब्यूशन की वजह से, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे। तो उसके बाद 1991 से लेकर हमारा जो कदम है वो सोशलिस्ट तरफ ना जाके धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की ओर जाने लगता है, और हमारा देश जो कि शुरू से ही मिक्स्ड ही रहा है, लेकिन उससे पहले तक सोशलिज्म तरफ जो है झुकाव ज्यादा था। अब 1991 से हमारा झुकाव किस तरफ हो जाता है? हमारा झुकाव कैपिटलिस्ट तरफ हो जाता है, और आज तक हमारा ये जो कदम है वो कैपिटलिज्म की तरफ ही हमें बढ़ता हुआ दिखा है, जो भी इकोनॉमिक ट्रेंड से उनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं। तो ये था बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि यूएसए यूके कैपिटलिस्ट है, जैसे कि रशिया चाइना जो है वो सोशलिस्ट है, बिल्कुल वैसे ही इंडिया जर्मनी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज के क्लास में बेसिकली ये 3 टॉपिक्स किए। हमने इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में फर्क जाना, हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो जाना, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था, अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। अब इसका बस एक पार्ट बच चुका है, ठीक है, जो कि है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये जो सेक्टर्स है 5 सेक्टर्स, इनको डिस्कस करेंगे, जो कि हम इसके बाद एक छोटे से वीडियो के थ्रू जो है इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए, अभी के सेशन के हिसाब से हम यहीं पर रोकते हैं। ये जो ब्रांचेस, जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जो इसका लास्ट वाला टॉपिक है, ठीक है, वही 10-15 मिनट का रहेगा। ये टॉपिक हम एक दूसरे छोटे से वीडियो में कवर करेंगे जो इसके जस्ट बाद आएगा। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, ठीक है, एंड टेक केयर। थैंक यू।